आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जहां हर घर में पक्का बाथरूम था, जहां सड़कें इतनी सीधी और वेल प्लान्ड थीं कि ऐसा लगता था जैसे इसे आज किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने बनाया है, जहां शहर के नीचे था एक पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल आज के जमाने की तरह। सबसे हैरान करने वाली बात है कि ये सभ्यता इजिप्ट से भी बड़ी थी, मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी, रोम, ग्रीस, ये सब तो बाद में आए, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में इसे वो नाम नहीं मिला जिसकी ये हकदार थी। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जहां लोग बिना किसी राजा, बिना किसी आर्मी के एक खूबसूरत पीसफुल सिविलाइजेशन बना रहे थे। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। बात है 1827 की। ब्रिटिश फौज में एक सैनिक था जेम्स लुइस। अब उसे फौज की नौकरी से कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी, लेकिन एक चीज थी जिसके लिए वो सचमुच पागल था, पुराने सिक्के। जैसे ही उसे कोई पुरानी चीज दिख जाती थी, उसकी जैसे आंखें चमक उठती थी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि बस अब मैं फौज की नौकरी नहीं कर सकता, और उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन ब्रिटिश सेना से भागना इतना आसान नहीं था। डेजर्टेशन की सजा कड़ी हो सकती थी। इससे बचने के लिए उसने अपना नाम ही बदल लिया और जेम्स लुइस से बन गया चार्ल्स मेसन। इसके बाद वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब में भटकता रहा सिक्के और पुरानी चीजें ढूंढने के लिए। फिर 1829 में वो पहुंचा हड़प्पा। वहां उसे दिखी टूटी फूटी ईंटें, पुरानी दीवारों के निशान, एक पूरे शहर का खंडहर। ना उसे पता था कि ये क्या है और ना ही वहां के स्थानीय लोगों को इसका कोई अंदाजा था। मेसन ने जो भी कुछ देखा उसको नोट के तौर पर अपनी डायरी में लिख लिया और वहां से चला गया। बाद में उसने अपनी यात्राओं पर एक किताब लिखी जिसमें हड़प्पा के एक रहस्यमयी शहर का भी जिक्र था। इस किताब पर नजर पड़ती है ब्रिटिश फौज के एक ऑफिसर अलेक्जेंडर कनिंघम की, जिनको आर्कियोलॉजी का बेहद जुनून था। 1861 में जब भारत में ASI की स्थापना हुई तब कनिंघम ही इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने। कनिंघम जब हड़प्पा पहुंचे तो उन्होंने इसे कोई खोया हुआ बौद्ध शहर समझा, लेकिन उनका यह अनुमान गलत था। असली कहानी शुरू हुई 1904 में जब जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर बने। उन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंप दिया और साथ ही DR भंडारकर और RD बनर्जी को सिंध में एक और जगह मोहनजोदाड़ो की जांच के लिए भेज दिया। जब वहां खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ से मिली सील्स हड़प्पा में मिली सील से काफी मिलती जुलती थी और धीरे धीरे कई जगहों में खुदाइयों से पता चला कि इस सभ्यता का विस्तार तो बेहद विशाल है। 2002 तक इससे जुड़ी 1000 से भी ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी थी। 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार 616 साइट्स भारत में और 406 पाकिस्तान में पाई गई। इस सभ्यता के 5 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर माने जाते हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा और गनेरीवाला। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में बहने वाली घग्गर हाकरा नदी के किनारे भी इसकी कई साइट्स मिली, जिसको कई लोग पौराणिक सरस्वती नदी से जोड़ते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं आई, इसकी जड़ें कई हजार साल पुरानी है। बलूचिस्तान में इसकी एक और साइट है मेहरगढ़। इसका समय माना जाता है 7000 से 5500 ईसा पूर्व। और भारत के फतेहाबाद जिले में है भिरडाना, इसी समय की एक और साइट। ये नियोलिथिक पीरियड था, यानी नवपाषाण काल।
वो समय जब इंसान ने खेती करना सीख लिया था। अब तक वो सिर्फ शिकार करता था और एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। लेकिन इस दौर में उन्होंने खेती करना सीख लिया और वो एक ही स्थान पर ठहर गए। इसे प्री हड़प्पन पीरियड भी कहते हैं, यानी हड़प्पा से पहले का समय। अभी तक सभ्यता आई नहीं थी, बस नींव पड़ी थी। फिर लगभग 3300 ईसा पूर्व एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। पहाड़ों में रहने वाले लोग धीरे धीरे मैदानों की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि सिंधु नदी, घग्गर आकरा और अन्य नदियों के किनारे जमीन बेहद उपजाऊ थी। पानी प्रचुर मात्रा में था, मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल आदर्श थी। और फिर यहीं से स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई। लोग यहाँ बसने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन बढ़ा। और इसी दौर की हमें पहली सील मिलती है जिस पर चित्र उकेरे गए थे। और यहीं से व्यापार के पहले प्रमाण भी दिखाई देते हैं। फिर 2600 ईसा पूर्व धीरे धीरे छोटी बस्तियां कस्बों में बदलने लगी और कस्बे शहरों में। मजबूत दीवारें खड़ी हुई, सुनियोजित सड़कों का जाल बिछा अनाज के लिए गोदाम बना दिए गए। कुशल कारीगरों ने पक्के ईंटें और मिट्टी के मजबूत बर्तन बनाने शुरू कर दिए। अब यह एक साधारण समाज नहीं रह गया था, एक सुंदर, संगठित, सुव्यवस्थित शहरी सभ्यता जन्म ले चुकी थी। और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का 700 वर्षों का यह काल सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्णिम काल कहलाया। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मानव सभ्यता इस धरती पर कई अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र रूप से उभरी। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट, पर इन सब में सबसे बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। अपने पीक पर इसका फैलाव था लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर और इसमें रहते थे 50 लाख से भी ज्यादा लोग। लेकिन साइज से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इनकी टाउन प्लानिंग। हर बड़े शहर के 2 हिस्से थे, ऊपरी गढ़ अनाज के गोदामों के लिए और बड़ी इमारतों के लिए, और निचला गढ़ आम लोगों के लिए। शहर बना था पूरे ग्रिड पैटर्न में। सड़कें बिल्कुल सीधी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी, यानी 2 बैलगाड़ियां तो आराम से निकल सकती थी। और तो और इन शहरों में जो ईंटें यूज की गई थी वो एकदम स्टैंडर्ड साइज की होती थी, 1:2:4 के रेशियो में। हड़प्पा की ईंट हो या मोहनजोदाड़ो की ईंट, बिना किसी सेंट्रल कम्युनिकेशन के 2 अलग शहरों में एक साइज की ईंट वाकई हैरानी वाली बात है। और इन ईंटों की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने कराची से लाहौर तक का 150 किलोमीटर का लंबा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इस सभ्यता में हर घर में एक बाथरूम था। बाथरूम नहीं बल्कि मॉडर्न बाथरूम। पक्की टाइल्स लगी होती थी, दीवारों और फर्शों पर ईंट लगाकर तार का कोट चढ़ाया जाता था जिससे पानी अंदर ना घुस सके, यानी कि वाटर प्रूफिंग। बाथरूम से एक नाली निकलती थी जो जाकर सीधे मिलती थी शहर के अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम से। ये सीवर सिस्टम पूरी तरह से कवर्ड था ताकि गंदगी और बदबू बाहर ना फैले। इसके अलावा ये नालियां रेगुलरली साफ की जाती थी और देखरेख करने के लिए जगह जगह इंस्पेक्शन वॉल्स भी बनाए गए थे। अकेले मोहनजोदाड़ो में 700 से भी ज्यादा कुएं मिले थे ताकि शहर के हर हिस्से में पानी की पहुंच रहे। सिंधु घाटी सभ्यता में आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। अब एक एक करके बात करते हैं इस सभ्यता से जुड़े अवशेषों की जो इनकी साइट्स पर खुदाई के दौरान मिले। मेहरगढ़ में मिले कंकालों की जब दांतों की जांच की गई तो पता चला कि 7000 ईसा पूर्व यानी लगभग 9000 साल पहले यहाँ दांतों की ड्रिलिंग होती थी, फ्लिंट टिप्ड ड्रिल से। और ये सिर्फ मुर्दा लोगों के दांत नहीं थे बल्कि जिंदा लोगों के थे, क्योंकि ड्रिलिंग के बाद इन दांतों का कई साल तक यूज किया गया। मोहनजोदाड़ो में मिले 6 फलके वाले डाइस, जैसे कि आज हम लोग लूडो खेलने में यूज करते हैं। लोथल में एक पत्थर की स्लैब मिली जो किसी एंशियंट बोर्ड गेम का हिस्सा लगती है। कई लोग इसे चेस से भी जोड़ते हैं, लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ मिट्टी की गाड़ियाँ, जानवरों की मूर्तियाँ, स्पिनिंग टॉप्स जैसे बच्चों के खिलौने भी मिले। गुजरात के लोथल में मिला दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड शिपयार्ड। ये लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे बल्कि ये समुद्र के रास्तों से व्यापार भी करते थे, वो भी मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया के डॉक्यूमेंट्स में इनके इलाकों को मेलुआ कहा जाता था। उनके लिए यह एक दूर, रहस्यमयी और समृद्ध जगह थी। दुनिया में पहली बार कॉटन को बड़े पैमाने पर उगाने वाले भी यही लोग थे।
और खाने में गेहूं, जौ, इसके साथ साथ अदरक, हल्दी, जीरा, लहसुन, ये सारे मसाले भी यही लोग उगाते थे। मतलब आज जो आप दाल में तड़का लगाते हो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। मोहनजोदाड़ो में एक ब्रॉन्ज की लड़की की मूर्ति मिली जो 10.5 सेंटीमीटर की थी और डांसिंग पोज में खड़ी थी, एक हाथ कमर पर और आत्मविश्वास से भरी हुई। इतनी रियलिस्टिक और इतनी एक्सप्रेसिव कि जब जॉन मार्शल ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मूर्ति इतनी पुरानी हो सकती है। यह मूर्ति एक तरह से उस समय की नृत्य कला को भी दर्शाती है। इनके पत्थर के बने बाट जो वेइंग के लिए यूज होते थे एक परफेक्ट रेशियो में थे, 1:2:4:8:16 सो ऑन, यानी एक परफेक्ट मैथमेटिकल सिस्टम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये सेम सिस्टम पूरी सिविलाइजेशन में था, हड़प्पा से लेकर लोथल तक। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पूरी सिविलाइजेशन में इतनी यूनिफॉर्मिटी, ये तो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। अब इस सिविलाइजेशन की एक ऐसी बात जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, इस सभ्यता में मिली सील्स। हर सील पर एक जानवर की पिक्चर होती थी, जैसे यूनिकॉर्न, राइनोसोरस, एलिफेंट, बुल, और उसके ऊपर कुछ साइंस लिखे होते थे। ये साइन इनकी लिपि थी। लेकिन आपको पता है कि इनकी इस लिपि को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। अब इतनी बड़ी पीसफुल सिविलाइजेशन की सबसे हैरान करने वाली बात कि यहाँ कोई राजा ही नहीं था, यानी कोई भी सेंट्रल कंट्रोलिंग पावर नहीं थी। ना कोई राजमहल, ना कोई रॉयल टॉम यहाँ मिला, ना ही कोई हथियार मिला, किसी आर्मी के निशान भी नहीं मिले। तो बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इतना बड़ा एम्पायर चलाते कैसे थे? कौन इनके शहरों के डिसीजन लेता था? ट्रेड कौन कंट्रोल करता था? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद कोई काउंसिल रही होगी या मर्चेंट्स का कोई ग्रुप रहा होगा जो इन डिसीजंस को लेता होगा, या हो सकता है कि कोई ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जो हम नहीं जानते। लेकिन जो जानते हैं वो ये है कि 700 सालों तक एक ऐसी सिविलाइजेशन चली जो रिमार्केबली पीसफुल थी, जिसमें हर इंसान लगभग बराबर था। फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास सब बदलने लगा, लोग कम होने लगे, नई इमारतें बनना लगभग बंद हो गया था, और धीरे धीरे 1300 ईसा पूर्व तक ये शहर पूरी तरह खाली हो गए। आखिर एक वेल प्लान्ड पीसफुल सिविलाइजेशन यूं अचानक खत्म कैसे हो गई? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सूखा आने के कारण नदियां सूख गईं और पानी पूरी तरह से खत्म हो गया। बिना पानी के फसलें नहीं उग पाई और बिना अन्न के इंसान कैसे जीवित रह सकता था? कई थ्योरीज कहती हैं कि इन इलाकों पे ढेर सारे भूकंप आए जिनने यहाँ के लोगों को डरा दिया और वो लोग इस शहरों को छोड़कर चले गए। इस तरह की ढेरों थ्योरीज हैं, लेकिन सच क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जिन्होंने 5000 साल पहले वो सब कुछ सोचा जो हम आज सोच रहे हैं। सैनिटेशन, अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, इक्वल सोसाइटी, सब कुछ। इन सब के बावजूद भी इस सभ्यता को इतिहास के पन्नों में ग्रीस, मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी पहचान नहीं मिली।